मित्रों, नमस्कार। विगत सप्ताह पारिवारिक कारणों से आपके बीच नहीं आ सका। कथा कहानियों की श्रृंखला में आज मैं कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी लेकर आया हूं। काफी प्रसिद्ध और लोकप्रिय कहानी है। कैसे राजनीतिक कर्तव्यों से च्युत लोग, राजनीति में जो उनको करना चाहिए मगर व्यक्तिगत भोग विलास में डूबकर, कोई मिर्जा कोई मीर, अपने शतरंज के बादशाह को बचाने के लिए अपनी हकीकत की जमीन गंवा देता है। आज भी लगभग देश में वैसी स्थिति कुछ कुछ तो नजर भी आती है। एक तरफ समाज राष्ट्र की चिंता कर रहा है तो दूसरे लोग जो है अपने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की मिमिक्री बनाने में लगे हैं। चलिए इस अवसर का के अनुकूल मैं एक कहानी सुनाता हूँ, शतरंज के खिलाड़ी। वाजिद अली शाह का समय था। लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था। छोटे बड़े अमीर गरीब सभी विलासिता में डूबे हुए थे। कोई नृत्य और गान की मजलिस सजाता था तो कोई अफीम की पिनक में मजे लेता था। यानी पूरा का पूरा समाज मौज मस्ती में डूबा था, मजे लेता था। जीवन में प्रत्येक विभाग में आमोद प्रमोद का प्राधान्य था। शासन विभाग में, साहित्य में, सामाजिक अवस्था में, कला कौशल में, उद्योग धंधों में, आहार व्यवहार में सर्वत्र विलासिता व्याप्त हो रही थी। राज कर्मचारी विषय वासना में, कविगण प्रेम और विरह के वर्णन में, कारीगर कलाबत्तू और चिकन बनाने में, व्यवसायी सुरमे में बनाने में, इत्र और उपटन का रोजगार करने में लिप्त थे। सभी की आंखों में विलासिता का मद छाया हुआ था। संसार में क्या हो रहा है इसकी किसी को कोई खबर न थी। बड़े बटेर लड़ रहे हैं, तीतरों की लड़ाई के लिए पाली बधी जा रही है। कहीं चौसर बिछी हुई है, पौ 12 का शोर मचा हुआ है। कहीं शतरंज ताश गजीफा खेलने में बुद्धि तीव्र होती है, विचार शक्ति का विकास होता है, पेचीदा मसलों को सुलझाने की आदत पड़ती है। ये दलीलें जोरों के साथ पेश की जाती थी। इस संप्रदाय के लोगों से दुनिया अब भी खाली नहीं है। ऐसे बदफरोश और कामचोर लोगों से दुनिया आज भी भरी हुई है। इसलिए अगर मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली, यही दो मुख्य पात्र हैं। मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली अपना अधिकांश समय बुद्धि तीव्र करने में व्यतीत करते थे तो किसी विचारशील पुरुष को क्या आपत्ति हो सकती थी। दोनों के पास मौरूसी जागीरें थी, जीविका की कोई चिंता न थी। घर में बैठे चखैतियां करते थे। आखिर और करते क्या। प्रातः काल दोनों मित्र नाश्ता करके बिसात बिछाकर बैठ जाते, मुहरे सज जाते और लड़ाई के दांव पेच होने लगते। शतरंज के दांव पेच में दिन गुजारते थे। फिर खबर न होती थी कि कब दोपहर हुई, कब तीसरा पहर, कब शाम। घर के भीतर से बार बार बुलावा आता कि खाना तैयार है। यहाँ से जवाब मिलता, चलो आते हैं। दस्तरख्वान बिछाओ। यहाँ तक कि बावर्ची विवश होकर कमरे में ही खाना रख जाता था और दोनों मित्र, मिर्जा और मीर, दोनों मित्र दोनों काम साथ साथ करते थे। मिर्जा सज्जाद अली के घर में कोई बड़ा बूढ़ा न था, इसलिए उन्हीं के दीवान खाने में बाजियां होती थी। मिर्जा सज्जाद अली के घर में कोई बड़ा बूढ़ा गार्जियन नहीं था। मगर यह बात न थी कि मिर्जा के घर के लोग उनके इस व्यवहार से खुश हों। कोई भी घर वाला खुश नहीं होगा। घर वालों का तो कहना ही क्या, मोहल्ले वाले, घर के नौकर चाकर तक नित्य द्वेषपूर्ण टिप्पणियां किया करते थे। बड़ा मनहूस खेल है। घर को तबाह कर देता है। खुदा न करे किसी को इसकी चट लगे। आदमी दीन दुनिया किसी के काम का नहीं रहता, न घर का न घाट का। शतरंज के खिलाड़ी ऐसे ही होते हैं, आज भी ऐसे हैं। हमारे गांव समाज, आपके टोले मोहल्ले में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है। न घर की चिंता न घाट की। बुरा रोग है। यहाँ तक कि मिर्जा की बेगम साहबा को इससे इतना द्वेष था कि अवसर खोज खोज कर पति को लताड़ती रहती थी, पर उन्हें इसका अवसर मुश्किल से मिलता था। वह सोती रहती थी, तब तक बाजी बिछ जाती थी। सुबह सुबह से बाजी बिछ जाती थी और रात को जब सो जाती थी तब कहीं मिर्जा जी घर में आते थे। हाँ, नौकरों पर वह अपना गुस्सा उतारती रहती थी। क्या पान मांगे हैं, कह दो आकर ले जाएं। खाने की फुर्सत नहीं है, लेकर खाना सिर्फ परपटक दो, खाएं चाहे कुत्ते को खिलाएं। पर रूबरू वह भी कुछ न कर सकती थी। उनको अपने पति से उतना मलाल न था जितना मीर साहब से था। उन्होंने उनका नाम मीर बिगाड़ू रख छोड़ा था। उनको पता था कि ये मीर साहब मेरे पति को बिगाड़ते हैं, इसलिए मीर बिगाड़ू हैं वो।
बिगाड़ू रख छोड़ा था। शायद मिर्जा भी अपनी सफाई देने के लिए सारा इल्जाम मीर साहब के ही सर पर थोप देते थे। एक दिन बेगम साहब के सिर में दर्द होने लगा। उन्होंने लौंडी से कहा, जाकर मिर्जा साहब को बुला ला, किसी हकीम के यहाँ से दवा लाएं, दौड़ जल्दी कर। लौंडी गई। मिर्जा जी ने कहा, चल अभी आते हैं। बेगम साहबा का मिजाज गर्म था। इतनी ताव कहाँ से उनके सिर में दर्द हो और पति शतरंज खेलते रहे। चेहरा सुर्ख हो गया। लौंडी ने कहा, जाकर कह अभी चले, नहीं तो वह आप ही हकीम के यहाँ चली जाएंगी। मिर्जा जी बड़ी दिलचस्प बाजी खेल रहे थे। 2 ही किस्तों में मीर साहब की मात हुई जाती थी और झुंझला कर बोले, क्या ऐसा दम लबों पर है? क्या दम होठ पर आ गया है? जरा सब्र नहीं होता? मीर, अरे तो जाकर सुन ही आइए ना, औरतें नाजुक मिजाज होती हैं। मिर्जा, जी हाँ, चला क्या जाऊं? 2 किस्तों में आपकी मात होती है। यहाँ सह और मात के खेल में व्यस्त हैं। पत्नी मर रही है, उसकी उनको चिंता नहीं है। मीर, जनाब इस भरोसे न रहिए। वह चाल सोची है कि आपके मुहरे धरे के धरे रह जाएंगे, मात हो जाएंगे। पर जाइए, सुनाइए, क्यों खामखा उनका दिल दुखाइएगा। मिर्जा, इस बार मात ही करके जाऊंगा। मीर, मैं खेलूंगा ही नहीं। अब आप जाकर सुनाइए। मिर्जा, अरे यार, जाना पड़ेगा हकीम के यहाँ। सिर दर्द खाक नहीं है, मुझे परेशान करने का बहाना ढूंढ रही हैं। मीर, अभी भी हो, उनकी खातिर तो करनी ही पड़ेगी। मिर्जा, अच्छा एक चाल और चल लूँ। वहाँ पत्नी बीमार और यहाँ चाल चलने की चिंता लगी हुई है मिर्जा को। मीर, हरगिज नहीं, अब तक आप सुनकर न आएंगे तब तक मैं मुहरे पर हाथ न लगाऊंगा। मीर ने थोड़ी संवेदना दिखाई। मिर्जा साहब मजबूर होकर अंदर गए तो बेगम साहबा ने त्योरियां बदल कर लेकिन कराहते हुए कहा, तुम्हें निगोड़ी शतरंज इतनी प्यारी है, चाहे कोई मर ही जाए पर उठने का नाम नहीं लेते। नौज कोई तुम जैसा आदमी हो। मिर्जा, क्या कहूँ, मीर साहब मानते थे, बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ा कर आया हूँ। सफेद झूठ बोल जाते हैं। बेगम, क्या जैसे वह खुद निखट्टू है वैसे ही सबको समझते हैं? उनके भी तो बाल बच्चे हैं, या सबका सफाया कर डाला उन्होंने? मिर्जा, बड़ा लत्ती आदमी है, जब आ जाता है तब मजबूर होकर मुझे भी खेलना पड़ता है। दोनों एक दूसरे की बहानेबाजी लगाते हैं। बेगम, दुत्कार क्यों नहीं देते? मिर्जा, बराबर के आदमी हैं, उम्र में दर्जे में मुझसे 2 उंगल ऊंचे हैं, मुलाहिजा करना ही पड़ता है। बेगम, तो मैं ही दुत्कारे देती हूँ। नाराज हो जाएंगे, हो जाए, कौन किसी की रोटियां चला देता है? रानी रूठेगी, अपना सुहाग लेंगी। हरिया, जा बाहर से शतरंज उठा ला। मीर साहब से कहना मियाँ अब ना खेलेंगे, आप तशरीफ ले जाइए। मिर्जा, हाँ, कहीं ऐसा गजब भी ना कर देना। जलील करना चाहती हो क्या? ठहर हरिया, कहाँ जाता है? अपने स्टाफ को रोकते हैं। ठहर हरिया, कहाँ जाता है? बेगम, जाने क्यों नहीं देते? मेरा भी खून पिए जो उसे रोके। अच्छा, उसे रोको, मुझे रोको तो जानू। यह कहकर बेगम साहबा झल्लाती हुई दीवान खाने की तरफ चली। मिर्जा बेचारे का रंग उड़ गया। बीबी की मन्नतें करने लगे, खुदा के लिए तुम्हें हजरत हुसैन की कसम है, मेरी ही मैयत देखे जो उधर जाए। लेकिन बेगम ने एक न मानी। दीवान खाने के द्वार तक गईं, पर एकाएक पर पुरुष के सामने जाते हुए पांव बंध गए। तब स्त्रियां दरवाजे पर नहीं जाती थी, उनके पांव बंध गए। ये मुस्लिम संस्कारों की बातें हैं। पांव बंध गए। भीतर झांका, संयोग से कमरा खाली था। मीर साहब ने 2-1 मुहरे इधर उधर कर दिए थे और अपनी सफाई जताने के लिए बाहर टहल रहे थे। वो जो चीटिंग कर दिए, गोटियों को इधर से उधर किया और बाहर टहलने लगे ताकि मैं बेकसूर हूं। फिर क्या था, बेगम ने अंदर पहुंचकर बाजी उलट दी। मुहरे कुछ तख्त के नीचे फेंक दिए, कुछ बाहर और किवाड़ के अंदर बंद करके कुंडी लगा दी। मीर साहब दरवाजे पर तो थे ही, मुहरे बाहर फेंके जाते देख चूड़ियों की खनक भी कान में पड़ी। फिर दरवाजा बंद हुआ तो समझ गए बेगम साहबा बिगड़ गई हैं। चुपके से घर की ला ली। मिर्जा ने कहा, तुमने गजब कर दिया। मीर तो अपमानित होकर चले गए। मिर्जा ने कहा, तुमने गजब किया। बेगम, अब मीर साहब इधर आए तो खड़े खड़े निकलवा दूंगी। इतनी लौ खुदा से लगाते तो वली हो जाते। इतना लगाव अगर ऊपर वाले से लगाते तो वली बन जाते। आप तो शतरंज खेलो और मैं यहाँ चूल्हे चक्की की फिक्र में सिर खपाती रहूं। जाते हो हकीम साहब के यहाँ कि अभी तामुल है। मिर्जा घर से निकले तो हकीम के घर जाने के बदले मीर साहब के घर पहुंच गए। मित्रता थी।
मीर साहब के घर पहुंच गए और सारा वृतांत कहा। मीर साहब बोले, मैंने तो जब मुहरे बाहर आते देखे तभी ताड़ गया, फौरन भागा। बड़ी गुस्सेवार मालूम होती हैं, मगर आपने उन्हें यूं सिर चढ़ा रखा है, यह मुनासिब नहीं है। उन्हें इससे क्या मतलब कि आप बाहर क्या करते हैं? घर का इंतजाम करना उनका काम है। दूसरी बातों में उन्हें क्या सरोकार है? ये देखिए, मीर साहब की सलाह है कि औरतों को घर के मामले में रहना चाहिए, बाहर से क्या मतलब। मिर्जा, खैर यह तो बताइए अब कहाँ जमाव होगा? मीर, इसका क्या गम है, इतना बड़ा घर पड़ा हुआ है, बस यहीं जमे। मिर्जा, लेकिन बेगम साहबा को कोई कैसे मनाऊंगा? घर पर बैठा रहता है, तब तो वह इतना बिगड़ती हैं, यहाँ बैठक होगी तो से शायद जिंदा न छोड़ेंगी। मीर, अजी बकने भी दीजिए, 2-4 रोज में आप ही ठीक हो जाएंगी। हाँ, आप इतना कीजिए कि आज से जरा तन जाइए। वे पुरुष एक दूसरे को चाल सिखा रहे हैं कि थोड़ा तनिए, तभी काम बनने की है। मीर साहब की बेगम किसी अज्ञात कारण से मीर साहब का घर से दूर रहना ही उपयुक्त समझती थी, इसलिए वह उनके शतरंज प्रेम की अभी आलोचना न करती थी, बल्कि कभी कभी मीर साहब को देर हो जाती तो याद दिला देती थी कि इस कारणों से मीर साहब को भ्रम हो गया था कि मेरी स्त्री अत्यंत विनयशील हैं और गंभीर हैं। लेकिन जब दीवान खाने में बिसात बिछने लगी और मीर साहब दिन भर घर में रहने लगे तो बेगम साहबा को बड़ा कष्ट होने लगा। अब लीजिए, मीर साहब अपने घर खेलने लगे तो उनकी बेगम को कष्ट होने लगा, चूंकि उनकी आज़ादी में कालन पड़ने लगी, उनकी स्वाधीनता में बाधा पड़ गई। दिन भर दरवाजे पर झांकने को तरस जाती, दरवाजा तरफ देखना मुनासिब नहीं होने लगा। उधर नौकरों से भी कानाफूसी होने लगी। अब तक दिन भर पड़े पड़े मक्खियां मारा करते थे, जो नौकर चाकर दिन भर मस्ती में मारा करते थे। घर में कोई आए कोई जाए, उससे कुछ मतलब न था। अब 8 पहर की धौंस हो गई। पान लाने का हुक्म होता, कभी मिठाई का हुक्म होता, और हुक्का तो किसी प्रेमी के हृदय की भांति दिन भर जलता ही रहता था। वे बेगम साहबा से जा जाकर कहते, हुजूर मियाँ की शतरंज तो हमारे जी का जंजाल हो गई है। दिन भर दौड़ते दौड़ते पैरों में छाले पड़ गए। यह भी कोई खेल की सुबह से बैठे तो शाम कर दी, घड़ी आध घड़ी दिल बहलाव के लिए खेल लेना बहुत है। खैर, हमें तो कोई शिकायत नहीं, हुजूर के गुलाम हैं, जो हुक्म होगा बजा ही लाएंगे। मगर यह खेल मनहूस है, इसका खेलने वाला कभी पनपता नहीं है। ये नौकर चाकर कर रहे हैं, इसे खेलने वाला कभी पनपता नहीं है। घर पर कोई ना कोई आफत जरूर आती है। यहाँ तक कि इसके पीछे मोहल्ले के मोहल्ले तबाह हो गए हैं। हमने देखा है, सारे मोहल्ले में यही चर्चा होती रहती है, हुजूर का नमक खाते हैं। अपने आका की बुराई सुन सुनकर रंज होता है, मगर क्या करें। इस पर बेगम साहबा कहती, मैं तो खुद इसको पसंद नहीं करती, पर वह किसी की सुनते ही कहाँ हैं। क्या किया जाए। मोहल्ले में भी 2-4 पुराने जमाने के लोग थे, आपस में भांति भांति की अमंगल कल्पनाएं करते थे। अब खैरियत नहीं, जब हमारे रईसों का यह हाल है तो मुल्क का खुदा ही हाफिज। सच बात है कि जिस समाज में जो रईस हैं, समाज को चलाने वाले हैं, वो इतने आराम परस्त हो जाएंगे, इतने खिलाड़ हो जाएंगे, शतरंज के नशेड़ी हो जाएंगे, तो समाज का क्या होगा। राज्य में हाहाकार मचा हुआ था, प्रजा दिन दहाड़ लूटी जाती थी। कोई फरियाद में, भाड़ों में और विलासता के अन्य रंगों की पूर्ति में उड़ जाती थी। अंग्रेज कंपनी का ऋण दिन दिन बढ़ता जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी, दिन दिन बढ़ता जाता था। कमली दिन दिन भीग कर भारी होती जाती थी। देश में सुव्यवस्था न होने के कारण वार्षिक कर भी वसूल न होता था। रेजिमेंट बार बार चेतावनी देता था, पर यहाँ तो लोग विलासिता के नशे में चूर थे, किसी के कानों पर जू न रेंगती थी। खैर, मीर साहब के दीवान खाने में शतरंज होते होते कई महीने गुजर गए। नए नए नक्शे हल किए जाते, नए नए किले बनाए जाते, नित्य नई व्यूह रचना होती। कभी कभी खेलते खेलते झोंड़ हो जाती, तू मैं की नौबत आ जाती, पर शीघ्र ही दोनों मित्रों में मेल हो जाता। शतरंज की खिलाड़ी में अक्सर होता है कि जो लड़ तो जाते हैं, मगर उनकी लड़ाई अस्थाई नहीं होती। मिर्जा रूठ कर अपने घर चले जाते, मीर साहब अपने घर में आज बैठते, पर रात भर की निद्रा के साथ साथ मनोमालिन्य शांत हो जाता। प्रातःकाल दोनों मित्र दीवान खाने में आ पहुंचते थे। ये तो नशेड़ी थे, शतरंजी, तो शतरंज के नशे में शाम लड़ते भी तो सुबह एक हो जाते।
घर पहुंच जाते। एक दिन दोनों मित्र बैठे हुए शतरंज की दलदल में गोते खा रहे थे कि इतने में घोड़े पर सवार एक बादशाही फौज का अफसर मीर साहब का नाम पूछता हुआ आ पहुंचा। एक बादशाही फौज आया, मीर साहब का घर खोजता हुआ। मीर साहब के होश उड़ गए। यह क्या बला सिर पर आई, यह तलवी किस लिए हुए हैं? अब खैरियत नहीं नजर आती। घर के दरवाजे बंद कर लिए। नौकरों से बोले, कह दो घर में नहीं है। मीर साहब, सवार, घर में नहीं तो कहाँ हैं? नौकर, यह मैं नहीं जानता, क्या काम है? सवार, काम तुझे क्या बताऊं, हुजूर में तलवी है, शायद फौज के लिए कुछ सिपाही मांगे गए हैं। जागीरदार हैं कि दिल लगी, मोर्चे पर जाना पड़ेगा तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। मिर्जा को राजा की तरफ, बादशाह की तरफ से, वो कंपनी की ओर से मांगा गया है कि कुछ सिपाही दिया जाए। नौकर, अच्छा तो जाइए, कह दिया जाएगा। सवार, कहने की बात नहीं, मैं कल खुद आऊंगा, साथ ले जाने का हुक्म हुआ है। सवार चला गया। मीर साहब की आत्मा कांप उठी। मिर्जा जी से बोले, कहिए जनाब, अब क्या होगा? मिर्जा, बड़ी मुसीबत है, कहीं मेरी तलवी भी न हो जाए। मीर, कमबख्त कल फिर आने को कहा गया है। मिर्जा, आफत है और क्या, कहीं मोर्चे पर जाना पड़ा तो बेमौत मारे जाएंगे। मीर, बस यही यही तक तदबीर है कि घर पर बिलो ही नहीं, कल से गोमती पर ही कहीं वीराने में, कल से वीराने में, गोमती के किनारे कहीं वीराने में नक्शा जमे, वहां किसी खबर होगी, हजरत आकर आप लौट जाएंगे। जब कर्तव्य की जरूरत पड़ी तो गोमती के तीर पर भागने की तैयारी हो गई। मिर्जा, वल्लाह आपने खूब सूझी, इसके सिवाय और कोई तदबीर नहीं है। इधर मीर साहब की बेगम उस सवार को कह रही थी, तुमने खूब धत्ता बताया। उसने जवाब दिया, ऐसे गावदियों को तो चुटकियों पर नचाता हूं, इनकी सारी अक्ल और हिम्मत तो शतरंज ने चर ली है, अब भूल कर भी घर पर न रहेंगे। ये लोकल उपाय था। कहानी अंतिम चरण पर चल रही है। दूसरे दिन से दोनों मित्र मुंह अंधेरे घर से निकल खड़े होते। अब देखा कि यहां व्यवधान पड़ने लगा तो दूसरा उपाय किया। दूसरे दिन से दोनों मित्र मुंह अंधेरे घर से निकल खड़े होते। बगल में एक छोटी सी दरी दबाए डिब्बे में गिलोरियां रखे गोमती पार की एक पुरानी वीरान मस्जिद में चले जाते। गोमती पार के एक वीरान मस्जिद में चले जाते, जिसे शायद नवाब आसफ उद्दौला ने बनवाया था। रास्ते में तंबाकू, चिलम और मदरिया ले लेते और मस्जिद में पहुंचे। दर्री बिछा हुक्का भर कर शतरंज खेलने बैठ जाते। फिर इन्हें दीन दुनिया की फिक्र न रहती थी। किस्त सह आदि दो एक शब्द के सिवाय, एक किस्त और एक सह आदि दो एक शब्द के सिवा उनके मुंह से कोई और वाक्य नहीं निकलता। कोई योगी समाधि में इतना एकाग्र न होता होगा। दोपहर को जब भूख मालूम होती, दोनों मित्र किसी नान बाई की दुकान पर जाकर खाना खाते और एक चिल्लम हुक्का पीकर फिर संग्राम क्षेत्र में डट जाते। कभी कभी तो उन्हें भोजन का भी ख्याल न रहता था। दोनों इतने तल्लीन होते कि भोजन भात की भी चिंता नहीं, आसपास में कुछ खाए, हुक्का पिया और फिर खेल में लगे। इधर देश की राजनीतिक दशा भयंकर होती जा रही थी। कंपनी की फौजें लखनऊ की तरफ बढ़ती चली आ रही थी। शहर में हलचल मची हुई थी। लोग बाग बच्चों को लेकर देहातों में भाग रहे थे। लखनऊ पर आफत आई हुई थी, पर हमारे दोनों खिलाड़ियों को उसकी जरा भी फिक्र न थी। वे घर से आते तो गलियों से होकर छुप छुप कर आते। गलियों से होकर डर था कि कहीं किसी बादशाही मुलाजिम की निगाह न पड़ जाए। अपने कर्तव्य से भागते हुए गलियों से छुप छुप कर आते, निगाह न पड़ जाए, जो बेगार में पकड़े जाएं। हजारों रुपए सालाना की जागीर मुफ्त ही हजम करना चाहते थे। अधिकार तो हजम कर रहे थे, मगर कर्तव्य करने के समय गलियों में छुपकर शतरंज खेल रहे थे। एक दिन दोनों मित्र मस्जिद के खंडहर में बैठे हुए शतरंज खेल रहे थे। मिर्जा की बाजी कुछ कमजोर थी। मीर साहब उन्हें किस्त दर किस्त दे रहे थे। इतने में कंपनी के सैनिक आते हुए दिखाई दिए। वह गोरों की फौज थी जो लखनऊ पर अधिकार जमाने के लिए आ रही थी। नवाब पर कब्जा करने के लिए कंपनी के सैनिक हाजिर हो गए थे लखनऊ में। मीर साहब बोले, अंग्रेजी फौज आ रही है, खुदा खैर करे। मिर्जा, आने दीजिए, किस्त बचाइए, ये रहा किस्त। मीर, जरा देखना चाहिए, यही आड़ में खड़े हो जाएं। चुप कर देखना चाहते हैं युद्ध को। मिर्जा, देख लीजिए, जल्दी क्या है, फिर किस्त। मीर, तोपखाना भी है, कोई 5,000 आदमी होंगे, कैसे कैसे जवान हैं, लाल बंदरों के से मुंह हैं।
ये अंग्रेजी सैनिक है, लाल बंदरों के से मुंह हैं। सूरत देखकर खौफ मालूम होता है। मिर्जा जनाब हिले ना कीजिए, बहाने मत बनाइए, ये चकमे किसी और को दीजिए, यह रहा किस्त। मीर आप भी अजीब आदमी हैं, यहाँ तो शहर पर आफत आई हुई है और आपको किस्त की सूझी है। कुछ इसकी भी खबर है कि शहर घिर गया है, तो घर कैसे चलेंगे? मिर्जा जब घर चलने का वक्त आएगा तो देखा जाएगा, यह किस्त बस आपकी सह में मात। फौज निकल गई। 10 बजे का समय था, फिर बाजी बिछ गई। मिर्जा बोले, आज खाने की कैसे ठहरेगी? मीर, अजी आज तो रोजा है, क्या आपको ज्यादा भूख मालूम होती है? मीर, जी नहीं, शहर में न जाने क्या हो रहा है। मीर, शहर में कुछ ना हो रहा होगा, लोग खाना खा खा कर आराम से सो रहे होंगे, हुजूर नवाब साहब की ऐसगाह में होंगे। देखिए, ये खेल रहे हैं तो दुनिया को भी समझ रहे हैं कि वो ऐसगाह में होगा। दोनों सज्जन फिर जो खेलने बैठे, 3 बज गए। अब की मिर्जा जी की बाजी कमजोर थी। 4 का गजर बज ही रहा था कि फौज की वापसी की आहट मिली। फौज अपना काम करके लौट रही है। नवाब वाजिद अली पकड़ लिए गए थे और सेना उन्हें किसी अज्ञात स्थान के लिए लिए जा रही थी। शहर में न कोई हलचल थी, न कहीं मारकाट, एक बूंद भी खून नहीं गिरा था। आज तक किसी स्वाधीन देश के राजा की पराजय इतनी शांति से इस तरह खून बहे बिना न हुई होगी। ये लखनऊ की अय्यासी है कि बगैर खून के राज्य पराधीन हो गया, राजा गिरफ्तार हो गया। इस तरह खून बहे बिना न हुई होगी। यह वह अहिंसा न थी जिस पर देवगण प्रसन्न होते हैं, यह वह कायरपन था जिस पर बड़े बड़े कायर भी आंसू बहाते हैं। अवध के विशाल देश का नवाब बंदी बना चला जाता था। लखनऊ ऐश की नींद में मस्त था। यह राजनीतिक अधःपतन की चरम सीमा थी। मिर्जा ने कहा, हुजूर नवाब साहब को जालिमों ने कैद कर लिया है। मीर, होगा, यह लीजिए सह। नवाब गिरफ्तार हो गया और मीर कह रहे हैं कि ये लीजिए, आप बचाइए अपनी गोटी को, अपने बादशाह को। ओरिजिनल का बादशाह गिरफ्तार हो गया, उसकी चिंता नहीं, और डुप्लीकेट का बादशाह जो शतरंज का है उसके लिए दोनों सह और मात का खेल खेल रहे हैं। मिर्जा जनाब जरा ठहरिए, इस वक्त इधर तबीयत नहीं लगती। बेचारे नवाब साहब इस वक्त खून के आंसू रो रहे होंगे। मीर, रोया ही चाहे, यह ऐस वहाँ कहाँ नसीब होगा। यह किस्त मिर्जा, किसी के दिन बराबर नहीं जाते। कितनी दर्दनाक हालत है। मीर, हाँ सो तो है, यह लें फिर किस्त। बस अब की किस्त में मात है, बच नहीं सकते हैं आप। मिर्जा, खुदा की कसम आप बड़े बेदर्द हैं, खुदा की कसम आप बड़े बेदर्द हैं। इतना बड़ा हादसा देखकर भी आपको दुख नहीं होता? आपको दुख नहीं होता? हाय गरीब वाजिद अली शाह। मीर, पहले अपने बादशाह को तो बचाइए। ये देखिए, अपना बादशाह हो गया ये शतरंज का बादशाह। पहले अपने बादशाह को तो बताइए, फिर नवाब साहब का मातम कीजिएगा। यह किस्त और यह मात लाना हाथ। बादशाह को लिए हुए सेना सामने से निकल गई। बादशाह को गिरफ्तार करके अंग्रेजी सैनिक सामने से निकल गई। उनके जाते ही मिर्जा ने फिर बाजी बिछा दी। हार की चोट बुरी होती है। मीर ने कहा, आइए नवाब साहब के मातम में एक मरसिया कह डालें, यानी एक बार और खेल हो जाए, एक मरसिया कह डाले। लेकिन मिर्जा की राजभक्ति अपनी हार के साथ लुप्त हो चुकी थी। वह हार का बदला चुकाने के लिए अधीर हो रहे थे। कहानी अंतिम किस्त पर है। शाम हो गई। खंडहर में चमगादड़ों ने चीखना शुरू कर दिया। अबाबिले आकर अपने अपने घोंसलों में चिमटी, पर दोनों खिलाड़ी डटे हुए थे। सारी स्थितियां विपरीत हो गई। शाम हो गई मगर दोनों खिलाड़ी अपने खेल में डटे हुए थे, मानो दो खून के प्यासे सुरमा आपस में लड़ रहे हों। मिर्जा जी 3 बाजियां लगातार हार चुके थे। इस चौथी बाजी का रंग भी अच्छा न था। वह बार बार जीतने का दृढ़ निश्चय कर संभाल कर खेलते थे, लेकिन एक न एक चाल ऐसी बेढब आ पड़ती थी कि उसे बाजी खराब हो जाती थी। हर बार हार के साथ प्रतिकार की भावना और भी उग्र हो जाती है। उधर मीर साहब तो अजीत रहे थे, मारे उमंग के गजलें गाते थे, चुटकियां लेते थे, मानो कोई गुप्त धन पा गए हों। मिर्जा जी सुन सुनकर झुंझलाते और हाथ की झेप मिटाने के लिए
उनकी दाद देते, पर ज्यों ज्यों बाजी कमजोर पड़ती थी धैर्य हाथ से निकलता जाता था। यहाँ तक कि वह बात बात पर झुंझलाने लगे, जनाब आप चाल बदला ना कीजिए, यह क्या कि एक चाल चले और फिर उसके बदले उसे बदल दिया। जो कुछ चलना हो एक बार चल दीजिए, यह आप मोहरे पर हाथ क्यों रखते हैं? मोहरे को छोड़ दीजिए, जब तक आपको चाल न सूझे मोहरा छूइए ही नहीं। आप एक एक चाल आध घंटे में चलते हैं, इसकी सनद नहीं। अब खेल अंतिम दौर पर है, जिसे एक चाल चलने में 5 मिनट से ज्यादा लगे उसकी मात समझी जाए। फिर अपने चाल बदली, चुपके से मुहरा वहीं रख दीजिए। मीर साहब का फर्जी पिटता था, बोले मैंने चाल चली ही कब थी? मिर्जा आप चाल चल चुके हैं, मुहरा वहीं रख दीजिए उसी में। मीर उस घर में क्यों रखूं? मैंने हाथ से मुहरा छोड़ा ही कब था? मिर्जा मुहरा आप कयामत तक न छोड़ें तो चाल ही न होगी। फर्जी पिटते देखा तो धांधली करने लगे। ये जैसे यहाँ इंसाफ की बातें हो रही। मीर धांधली आप करते हैं, हार जीत तकदीर से होती है, धांधली करने से कोई नहीं जीतता। मिर्जा तो इस बाजी में तो आपकी मात हो गई। मीर मुझे क्यों मात होने लगी? मिर्जा तो आप मुहरा उसी में घर में रख दीजिए, उसी घर में रख दीजिए जहां पहले रखा था। मीर वहां क्यों रखूं? नहीं रखता। मिर्जा क्यों न रखिएगा, आपको रखना पड़ेगा, आपको रखना पड़ेगा। तकरार बढ़ने लगी, दोनों अपनी अपनी टेक पर अड़े थे। न यह दबता था न वह, यहां कोई दूसरे से दबने के लिए तैयार नहीं है। अप्रासंगिक बातें होने लगी। मिर्जा बोले किसी ने खानदान में शतरंज खेली होती, किसी ने खानदान में शतरंज खेली होती तब तो इसकी कायदे जानते। वे तो बेहोश घास छिला करते थे, आप शतरंज क्या खेलिएगा? सियासत और चीज है, जागीर मिल जाने से कोई रईस नहीं हो जाता। ये देखिए व्यक्तिगत फप्तियां शुरू हो गई। मीर क्या घास आपके अब्बाजान छीलते होंगे, यहां तो पीढ़ियों से शतरंज खेलते चले आ रहे हैं। मिर्जा अली जाइए भी, गाजीउद्दीन हैदर के यहाँ बावर्ची का काम करते करते उम्र गुजर गई, आज रईस बनने चले हैं। ये दोनों व्यक्तिगत आक्षेप पर आ गए। रईस बनना कुछ दिल लगी नहीं है। मीर क्यों अपने बुजुर्गों के मुंह में कालिख लगाते हो? वे भी बावर्ची का काम करते होंगे, यहाँ तो हमेशा बादशाह के दस्तरखान पर खाना खाते चले आए हैं। मिर्जा अरे चल चरकटे, बहुत बढ़ चढ़कर बातें न कर। मीर जवान संभालिए वरना बुरा होगा। ये देवी दोनों व्यक्तिगत लड़ाई में आ गए। जवान संभाल वरना बुरा होगा, मैं ऐसी बातें सुनने का आदी नहीं हूं। यहां तो किसी ने आंखें दिखाई कि उसकी आंखें निकाल ली। है हौसला? मिर्जा आप मेरा हौसला देखना चाहते हैं तो फिर आइए, आज दो दो हाथ हो जाए, इधर या उधर। मीर तो यहां तुमसे दबने वाला कौन है? दोनों दोस्तों में तकरार की स्थिति बढ़ते चली जाती है। दोनों दोस्तों ने कमर से तलवारें निकाल ली। ओरिजिनल राजा वाजिद अली शाह जब गिरफ्तार हुआ तो कोई चिंता नहीं, यहां तलवारें खिंच गई। नवाब का जमाना था, सभी तलवार पेश कब्ज कटार वगैरह बांधते थे। दोनों विलासी थे पर कायर न थे, विलासी थे पर कायर न थे। उनकी वीरता यहाँ जागती है। कायर न थे, उनमें राजनीतिक भावों का आधा पतन हो गया था। बादशाहत के लिए क्यों मरे, पर व्यक्तिगत वीरता का अभाव न था। दोनों जख्म खाकर गिरे और दोनों ने वही तड़प तड़प कर जाने दे दी। दोनों कटार निकाल कर लड़ गए। कटार तो लेकर पेश कब्ज में आए ही थे। बादशाहत के लिए क्यों मरे, पर व्यक्तिगत वीरता का अभाव न था। दोनों जख्म खाकर गिरे और दोनों ने वही तड़प तड़प कर जाने दे दी। अपने बादशाह के लिए जिनकी आंखों में एक बूंद आंसू न निकला, अपने बादशाह के लिए जिनकी आंखों से एक बूंद आंसू न निकला, उन्हीं दोनों प्राणियों ने शतरंज के वजीर की रक्षा में प्राण दे दिए। अपने नवाब के लिए नहीं, शतरंज के वजीर की रक्षा के लिए प्राण दे दिए। अंधेरा हो चला था, बाजी बिछी हुई थी। दोनों बादशाह अपने अपने सिंहासनों पर बैठे थे। ये शतरंज के बादशाह अपने जगह पर निर्धारित स्थान पर बैठे थे, मानो इन दोनों वीरों की मृत्यु पर रो रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। खंडहर की टूटी हुई मेहराबें, गिरी हुई दीवारें और धूल धूसरित मीनारें इन लाशों को देखती और सिर धुनती थी। ये थी शतरंज के खिलाड़ी कहानी। ओरिजिनल बादशाह लखनऊ से गिरफ्तार करके ले जाया जाता है, मगर शतरंज के बादशाह और वजीर की रक्षा के लिए मिर्जा और मीर दोनों मित्र आपस में कट मरते हैं। और उस अंधेरी रात में उस खंडहर में
वो खंडहर उनकी लाशों को देखता रहता है। ये थी कहानी शतरंज के खिलाड़ी। विश्वास है ये कहानी आपको पसंद आई होगी, तो इसे अपने मित्रों को सुनाएंगे, इस चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। सुबोध सिंह शिवगीत का आपको प्रेम भरा नमस्कार। फिर अगले सप्ताह मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।